नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 8 के राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था का अध्याय 2, भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य, इस पाठ का प्रश्न उत्तर। बच्चों, हम लोगों ने पिछले भागों में, इस अध्याय के पिछले 2 भागों में इस पाठ के बारे में जाना और समझा। इस अध्याय में हम लोग इस भाग में देखेंगे इस अध्याय का प्रश्न उत्तर। पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। दूसरा, भारत का संविधान किसी धर्म या पंथ को प्रोत्साहन नहीं देता है। तीसरा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। चौथा, 16वीं लोकसभा गठित करने के लिए 2014 में चुनाव हुए थे। पांचवा, अनुच्छेद 19 में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। छठा, समानता के सिद्धांत के आधार पर छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। सातवां, अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला प्रश्न है, पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, इस अध्याय को पढ़ाने के क्रम में मैंने आपसे बताया है कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया ऐसा तत्व है, ऐसा आधारभूत मूल्य है, जिसका अर्थ होता है कि भारतीय संविधान के समक्ष सभी पंथ यानी सभी धर्म जो हैं वो एक समान है। भारतीय संविधान के समक्ष सभी धर्मों को समान मान्यता प्रदान की गई है। किसी भी धर्म विशेष को बड़ा या छोटा नहीं कहा गया है और सभी भारत के नागरिकों को यह अधिकार है कि वह किसी भी धर्म को, किसी भी पंथ को अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसके साथ रह सकता है। इसे ही हम लोग पंथ निरपेक्षता कहते हैं। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में लोकतंत्र है कैसे? हम यह बात कैसे कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र है? तो बच्चों, लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में जनता का शासन है। भारत की जनता, हम सभी नागरिक, भारत के जो नागरिक हैं वो मिलकर अपना शासक चुनते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से अपने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे अपना नेता चुनते हैं और उससे हमारे देश का शासन चलता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र है, जनता का शासन है। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, न्याय किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि समाज के सभी लोग, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, समुदाय के हों, वो संविधान के समक्ष समान है, एक समान है। चाहे स्त्री पुरुष, चाहे जो कोई भी हो, वह किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, वो सभी संविधान के समक्ष समान है। किसी भी सरकारी नौकरी या किसी भी प्रतिष्ठा के पद को समान रूप से प्राप्त कर सकते हैं, इसका उन्हें अधिकार प्राप्त है। स्त्रियों और पुरुषों को समाज में समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, यानी ये नहीं कि वह स्त्री है या वह पुरुष है तो उसका वेतन अधिक होगा, ऐसा प्रावधान नहीं है। सभी को समान कार्य और समान वेतन का प्रावधान दिया गया है। यानी हमारे संविधान के द्वारा किसी भी लिंग के आधार पर हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। स्त्रियों तथा बच्चों से ऐसे श्रम करवाने पर निषेध लगाया गया है जिससे उनका विकास अवरुद्ध होता हो। बच्चों को श्रम करने की मनाही है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को श्रम करवाना कानूनन अपराध है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग देखते हैं कि
कानून के समक्ष जो न्याय की परिभाषा है वो सबको एक समान लाकर खड़ा करती है, चाहे वह समाज के किसी जाति, वर्ग, लिंग का व्यक्ति हो। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है कि व्यक्ति की गरिमा की रक्षा के लिए हमारे संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो बच्चों, हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 और 32 में यह बताया गया है, व्यक्ति की गरिमा को सर्वोपरि रखा गया है। इसके अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के अधिकार व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं। संविधान की नज़र में सभी व्यक्ति स्वतंत्र है, उसे समानता का अधिकार प्राप्त है, उसे भाईचारे का अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति की गरिमा को हमारे संविधान में सर्वोपरि, सबसे ऊपर रखा गया है। पहले व्यक्ति है तब कोई है, यानी पहले अपना विकास संभव है तो पूरे देश का विकास संभव है। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि लोगों को स्वतंत्रता, समानता आदि मूल अधिकार अनिवार्य रूप से प्राप्त हो सके। यह सरकार की जवाबदेही बनती है कि वह अपनी नीतियों से सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन, काम की न्याय संगत तथा मनोचित दशाएं उपलब्ध कराए। इसीलिए अनुच्छेद 17 तथा अनुच्छेद 32 भी व्यक्ति की गरिमा की अभिवृद्धि में सहायक हैं। बच्चों, हमारा 5वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन से आधारभूत मूल्य निर्धारित किए गए हैं। तो बच्चों, भारतीय संविधान में हमने जैसा कि संविधान की प्रस्तावना से जाना कि निम्नलिखित आधारभूत मूल्यों को निर्धारित किया गया है, जिसमें पहले हैं गणराज्य, दूसरा न्याय, तीसरा स्वतंत्रता, चौथा समानता, पांचवा बंधुता, छठा व्यक्ति की गरिमा, सातवां राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि निम्न आधारभूत मूल्यों को हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है। प्रश्न 3 है, राष्ट्र की अखंडता को कैसे बनाए रखा जा सकता है, कोई 3 सुझाव दीजिए। तो बच्चों, राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित प्रयास या सुझाव हैं। पहला है, शिक्षा में ऐसी आदतों तथा दृष्टिकोणों एवं गुणों का विकास करना चाहिए जो नागरिकों को इस योग्य बना दे कि वे जनतंत्रीय नागरिकता के उत्तरदायित्वों को वहन करके उन विघटनकारी प्रवृत्तियों का विरोध कर सकें जो व्यापक राष्ट्रीय तथा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के विकास में बाधा डालती है। यानी बच्चों, शिक्षा को इस प्रकार बढ़ावा देना चाहिए कि वो नागरिकों को उसके उत्तरदायित्व का वहन करने के लिए जागरूक कर सके। दूसरा है, जातिवाद की भावना को मिटाकर। भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता के मार्ग में जातिवाद एक प्रमुख बाधा है। यहाँ के निवासी विभिन्न धर्मों तथा जातियों में विश्वास करते हैं, जिसके कारण इन सब में आपसी मतभेद पाए जाते हैं। प्रत्येक जाति अथवा धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म अथवा जाति के व्यक्ति से अपने आप को ऊंचा समझता है। इससे प्रत्येक व्यक्ति में एक दूसरे के प्रति पृथकता की भावना इतनी उग्र रूप धारण कर चुकी है कि इस संकुचित भावना को त्याग कर वह राष्ट्रीय हित के व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने में असमर्थ है। अतः हम जब व्यक्ति के मन से जातिवाद की भावना को हटा देते हैं तो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में यह सहायक सिद्ध होगा। तीसरा है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता की भावना भी बच्चों राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक है। राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने में सांप्रदायिकता की भावना को अगर हम खत्म करेंगे तभी हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रह पाएगी। हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि अनेक संप्रदाय पाए जाते हैं। प्रायः सभी संप्रदाय राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा केवल अपने अपने सांप्रदायिक हितों को पूरा करने में ही जुटे हुए हैं। इससे राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ गई है। तो जब हम इस सांप्रदायिकता की भावना को लोगों के मन से दूर कर देते हैं
तो हमारे देश की एकता को बनाए रखा जा सकता है। बच्चों, प्रश्न 4 है कि प्रस्तावना हम भारत के लोग वाक्यांश से शुरू होती है, तो इस वाक्यांश का क्या तात्पर्य है? तो बच्चों, इस वाक्यांश का तात्पर्य है कि हम भारत के लोग, यानी जो ये हमारा संविधान है, ये हम भारत के लोगों के लिए बना है, हम भारत के लोगों को समर्पित है और हम सभी ने इसे मिलकर बनाया है, यह हमारे लिए है। तो हम देखते हैं कि इस वाक्यांश का अर्थ हुआ हम भारत के लोग, यानी हमारा संविधान हमारे लिए, हमारा और हमारे लिए उपयोगी है। बच्चों, प्रश्न 5 है, संविधान में भारत को एक पंथ निरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष गणराज्य है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है भारत में सभी पंथ को, सभी धर्म को समान मान्यता प्रदान की गई है। भारत में कोई भी धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है, सभी धर्म के धर्मावलंबी एक साथ रह सकते हैं और किसी भी धर्म को भारत का नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म को अपनाए, वह इसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह आता है कि भारत को एक पंथ निरपेक्ष गणराज्य क्यों घोषित किया गया, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो बच्चों, हमारे संविधान ने इस सोच पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य को किसी संप्रदाय के प्रति लगाव रखने से निषिद्ध किया, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता देश में कोई सांप्रदायिक शासन स्थापित करना नहीं चाहते थे, जिससे मजहबी शासन कहा जाता है, इस चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे, जैसा कि विश्व में इस्लामी और ईसाई देशों में स्थापित है। भारतीय संविधान निर्माता यह चाहते थे कि यहाँ सभी धर्म के धर्मावलंबियों को, सभी धर्मों को एक समान मान्यता मिले और सभी धर्म के लोग एक साथ रह सके। बच्चों, अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, कैसे? तो बच्चों, इस अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। वो इस तरह क्योंकि भारत पर किसी भी आंतरिक या बाह्य शक्ति का नियंत्रण नहीं है। भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है। हमारा जो देश है वह पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। 26 जनवरी 1950 को जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ, भारत उसी दिन से एक संप्रभु राष्ट्र घोषित हो गया। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य अध्याय 2 का प्रश्न उत्तर। हम लोगों ने यहाँ पर कई प्रश्नों को अच्छी तरह से देखा, समझा और जाना। अगले अध्याय में नए पाठ, नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।